नमस्कार बच्चों। आज हम आपके किताब के पाठवे पाठ जहाँ चाहा वहाँ रहा पढ़ने वाले हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांग के अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ईला सचानी की। तो यहाँ जो पाठ शुरू हुआ है वो एक धोती के कपड़े से हुआ है। तो मलमली धोती एक मलमली कपड़ा है जो बादामी रंग का है। वो कह रहे हैं कि वो कपड़ा इतना सजा हुआ है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, उसके ऊपर जो कारीगरी की गई है वो इतनी अच्छी है कि उस मलमल के कपड़े में अब जान आ गई है। और ये जो डिज़ाइनिंग करी है, जो बेल बूटों से सजाया है, वो सजाया है ईला सचानी ने। तो ईला सचानी जो है उनकी हिम्मत की जो मिसाल है वो उनके एक कढ़ाई के नमूने। अब कढ़ाई करना या फिर डिज़ाइनिंग करना वो हिम्मत का नमूना कैसे है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फ़ोटो है ये ईला सचानी की है। हम आगे पढ़ते हैं। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो अब वो 26 साल की थी जब ये पाठ लिखा गया था, तो वो तब गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। उनका जो बचपन है वो अमरेली ज़िले राजकोट गांव, जो कि गुजरात में ही है, वहाँ पर बीता अब उनके नाना जी के यहाँ। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों के बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। तो क्या होता है, जैसे ही शाम होती है तो जो उनके मोहल्ले के सारे बच्चे थे वो घरों के बाहर आ जाते थे। कुछ आके क्या करते थे कि मिट्टी में आड़ी टेढ़ी लकीरें यानी लाइंस खींचते रहते थे। कुछ क्या करते थे, कनेर के पत्तों को मुंह में रख के पिटपिटी बजाते थे। कुछ जो बच्चे हैं वो गिट्टों से खेलते थे, कुछ इधर उधर के टूटे फूटे घड़ों के जो टुकड़े होते थे उन्हें बटोर कर पिट्ठू खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो जब वो इन सारे खेलों से बोर हो जाते थे तो वो क्या करते थे कि पेड़ों की डालियों पर झूला डाल लेते थे और बहुत ऊपर ऊपर झूलते थे। और जब झूल रहे होते तो साथ साथ गाते भी थे कि कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आई हो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। तो अब ईला के बारे में हमें यहाँ क्या पता चला कि वो बच्चों के साथ गाना तो गाती थी पर वो जो झूले झूलते थे वो नहीं ले पाती थी। अब वो झूले झूलना चाहती थी, वो रस्सी जो है वो पकड़ना चाहती थी, उसके लिए हाथ बढ़ाती भी थी मगर उसके जो हाथ है वो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो उसको ना अच्छा नहीं लगता था, तो वो एक किनारे पे चुपचाप बैठी रहती, मन ही मन सोचती रहती कि मैं ऐसा कुछ कर क्यों नहीं पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वे पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। तो क्या हुआ कि जो ईला है जब वो बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई या विष अमृत, जैसे हम बर्फ़ पानी खेलते हैं वैसे ही विष अमृत खेलते हैं, तो वो सब गेम्स खेलती थी। तो वो दौड़ने का काम तो बहुत अच्छा करती थी पर जैसे ही धप्पा करना होता था तो वो धप्पा कर नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो उठते ही नहीं थे। वो बहुत कोशिश करती थी पर उसके हाथ ऐसे थे जैसे वो नहीं चाहते ही नहीं कि वो उठें, तो वो उठते ही नहीं थे और उन्होंने ठान रखी हो कि हम काम नहीं करेंगे। तो ईला ने अपने हाथों की इस ज़िद को, वो जो ज़िद पकड़ के बैठे थे उसके हाथ, उस ज़िद को एक चुनौती की तरह माना, एक चैलेंज की तरह माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना,
दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तो वो सारे काम जो हम हाथों से करते हैं, वो सारे काम धीरे धीरे ईला ने क्या किया कि अपने पैरों से करना शुरू किया, क्योंकि उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो अपने पैरों से ये काम करती थी। तो दाल भात खाना यानी खाना खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श की सफाई करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना यानी सब्जी काटना, और यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तख्ती होता है, पुराने ज़माने में हम लोग स्लेट पे लिखा करते थे, तो तख्ती स्लेट को बोलते हैं। तो तख्ती पर लिखना यानी वो जो राइटिंग का काम है वो भी अपने पैरों से ही करती थी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी पिक्चर यहाँ पर होगी, इनके हाथों को हम देख रहे हैं कि इनके हाथों में प्रॉब्लम है, और वो जो भी काम कर रही हैं यहाँ पर भी वो अपने पैरों से कर रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहीं तो उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। तो क्या हुआ कि उसको स्कूल में एडमिशन लेना था, क्योंकि वो बच्ची थी, तो उसने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब जो एडमिशन लेना था उसमें भी उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत सारी परेशानियाँ हुई। कहीं तो क्या हुआ कि स्कूल वाले उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे कि हम इसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, यहाँ पर वो सेफ़ नहीं है, वगैरह वगैरह। और कहीं पर क्या हुआ कि जो उसके काम करने की स्पीड है, गति मतलब होता है स्पीड, कि वो किस स्पीड से काम कर रही है, वो एक मुद्दा था। तो कई बार क्या होता था, कुछ काम तो बहुत फुर्ती से कर देती थी कि सब देखते रह जाते थे, अरे इसने इतनी जल्दी से ये काम कर दिया। पर कुछ कुछ काम करने में उसे थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर तो सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता ना। तो अब क्या हुआ कि उसने 10th के पेपर दिए, पर वो 10th के पेपर में पास नहीं हो पाई, क्योंकि उस टाइम ईला को दो बातें जो थी बहुत ज़रूरी वो मालूम नहीं थी कि जो दिव्यांग छात्राएं होती हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको जो है बोर्ड की परीक्षा में अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 3 घंटे से ज़्यादा समय दिया जाता है ताकि वो अपना पेपर कंप्लीट कर सकें। साथ ही साथ वो बच्चे जो अपने हाथों से लिख नहीं सकते या फिर जिन्हें दिखता नहीं है, ऐसे बच्चों को किसी और की सहायता से लिखने की भी अनुमति होती है, यानी कि उनके लिए कोई और राइटर बन के आ सकता है। तो ये दो बातें जो हैं वो ईला को पता नहीं थी, और अगर इसको ईला को वो पता होता तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता। पर उसे इस बात का बहुत दुख है, पर उसका मानना है कि यहाँ आकर सारी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती कि 10th के पेपर दे दिए और पास नहीं हुए तो दुनिया ख़त्म हो गई। नहीं, और भी लाइफ में बहुत कुछ होता है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। तो उसकी माँ और दादी जो वो काम करती थी, जो कपड़े में एक सजावट का काम करती थी, वो काम उसकी माँ और दादी करते थे, और उसने उनको सारा काम करते हुए बहुत बार देखा था। और ना जाने कब उसने भी मन ही मन सोच लिया कि हाँ मैं भी यही काम करूँगी। तो यहाँ पर भी अब हाथों भी काम नहीं करते थे, तो उन्होंने अपने पैर का सहारा लिया। तो हम यहाँ पिक्चर में भी देखेंगे कि वो कैसे अपने पैरों से यहाँ पर वो सिलाई का काम कर रही है। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने पैरों का सहारा लिया। तो वो क्या करती थी कि अपने पैर के अंगूठों को, दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। तो वो क्या करती थी कि अपने पैरों के दोनों अंगूठों के बीच में वो सुई को पकड़ती थी और उसमें रेशम पिरोती थी। तो वो ऐसे पैरों से ही वो काम करती थी, और वो देखने में लगता नहीं था कि हो जाएगा। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है, यानी जहाँ हम जो काम करना चाहते हैं वहाँ राह अपने आप बन जाती है। जहाँ डेडिकेशन होती है वहाँ वो काम हो जाता है।
तो उनके जो विश्वास था, उनके साथ जो धैर्य था, उसने कुदरत को भी, जो नेचर ने उनमें कमी डाली थी कि उनके हाथ नहीं थे, उसको भी झुठला दिया कि वो ये काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस काम को भी करके दिखाया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। तो जब वो 15-16 साल की हुई, उन्हें पता चल गया कि वो जो कलाकारी का काम है उसमें कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा, कौन से कपड़े पर कौन से तरह के धागे से काम अच्छा रहेगा, और कौन सा कपड़े पे कौन से धागे का कलर लगाएंगे तो वो और कितना सुंदर लगेगा, ये सब उन्हें समझ आ गया था। एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। तो क्या हुआ कि अब एक समय ऐसा भी आया जब वो जो काम कर रही थी, वो जो कपड़े बनाती थी, उसके लिए एक पूरी प्रदर्शनी लगाई गई। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। तो वो जो ये परिधान है, जो वो कपड़े उन्होंने बनाए थे, उन्होंने कोई एक कल्चरल सेंटर्ड नहीं बनाया था, सिर्फ काठियावाड़ का डिज़ाइन नहीं बनाया था, पर साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक उसमें दी थी। तो ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उबारा था, पशु पक्षियों को जमाती ये आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। तो उन्होंने क्या किया था, जो पत्तियाँ थी वो चिकनकारी के तरीके से लगाई थी, सजाई थी। ऐसे ही जो डंडियाँ है वो कांता के तरीके से उभारी थी। और जो पशु पक्षी हैं उनकी ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं, ठीक है, एक्चुअल पशु पक्षी नहीं बनाए थे पर उनकी ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाई थी। वो जो हैं ज्योमातीय आकृतियाँ जो हैं वो कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। तो उन्होंने जो पारंपरिक डिज़ाइन थे उन्हीं में एक नया चेंज लाए थे, मिक्स किया था उन्हें। वो जो नवीनता है, ये जो नई न्यूनेस है, ये जो नया नयापन था, वो सबको बहुत अच्छा लगा। ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, होठों पे मुस्कान और पहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो ईला जो है अब उनके पाँव रुकते नहीं हैं, मतलब अभी भी अपने उस काम में बहुत खुशी से कर रही हैं और बहुत आगे जाके कर रही हैं। जब वो काम करती हैं तो उनकी जो आँखें हैं उसमें चमक होती है, होठों पर मुस्कान होती है और एक अनूठा विश्वास होता है कि कॉन्फिडेंस है उनमें कि वो जो बूटियाँ उकेरेंगी ना वो बहुत सुंदर लगेंगी, और इसीलिए वो ये काम करते हुए कभी भी नहीं थकती हैं, क्योंकि जिस काम में हमें इंटरेस्ट होता है वो काम हम कर जाते हैं। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा में यहाँ पे देखो एक पिक्चर और दिखा रखी है, कैसे एक बच्ची जो है वो कैसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। तो ये जो चैप्टर है हमें यही सीख देता है कि हमें लाइफ़ की डिफ़िकल्टीज़ से जो परेशानियाँ उनसे हार नहीं माननी चाहिए।